यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, समाज परिवर्तन का युग। गत अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात संपूर्ण यूरोप में स्वतंत्रता एवं समानता के शक्तिशाली विचार फैलने लगे। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि हमने अध्ययन किया है कि 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांसीसी समाज विभिन्न श्रेणियों में बटा हुआ था। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा एवं कुलीन वर्ग का अधिकार था, लेकिन क्रांति के पश्चात इनमें बदलाव दिखाई देने लगे। इस क्रांति के फलस्वरूप यूरोप और एशिया सहित विश्व के बहुत से भागों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राममोहन राय और हेनरी लुइस डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति को उल्लेखित किया है। आमूल समाज परिवर्तन करना यूरोप में इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ के सभी लोग इसके पक्ष में नहीं थे। बहुत से लोग परिवर्तन के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि यह परिवर्तन धीरे धीरे हो। एक समूह का विचार था कि समाज का आमूल पुनर्गठन आवश्यक है। कुछ रूढ़िवादी थे तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति के इन धाराओं में क्या अंतर थे, और वे कौन कौन सी बातें थी जो समान थीं। यह हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक काल में अलग होते हैं। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उनके द्वारा परिवर्तन किस प्रकार संभव हुआ है। उसके बाद ऐसी घटनाओं पर दृष्टि डालेंगे जिसमें समाज के आमूल परिवर्तनवादी पुनर्गठन मुश्किल प्रयास किया गया। रूसी क्रांति ने 20वीं शताब्दी में समाज का एक नया रूप देने के लिए समाजवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाया, और ऑस्ट्रेलिया कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह उनका भी विरोध करते थे, जो वंशों पर आधारित समूह सत्ता को नियंत्रित रूप में नहीं चलाते थे। उदारवादी लोग सरकार के समक्ष व्यक्तिगत अधिकारों की मांग रखते थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार चाहता था जो अफसरों और शासकों के प्रभाव से मुक्त हो। शासन कार्य न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानून के अनुसार चलाया जाना चाहिए। इतना होने पर भी यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। वे लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। परिवर्तनवादी समूह के लोग देश में जनसंख्या के बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। वे महिलाओं को मत देने के अधिकार के पक्ष में थे, मतलब महिलाओं को पक्ष में मताधिकार वोट देने की महिलाओं को मत देने के अधिकार के पक्ष में थे। परिवर्तनवादी समूह के लोग उत्तरवादी समूह के खिलाफ थे। वे किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विशेष अधिकारों के सख्त खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, किंतु वे कुछ विशेष लोगों के हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी समूह, यह इन दोनों समूहों से ही भिन्न था। वे फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थे। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते वे मानने लगे कि समाज में कुछ बदलावों का होना आवश्यक है। ये अतीत पास्ट का सम्मान करते हुए बदलाव की प्रक्रिया की पक्ष थे। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात रूस में इन तीनों समूहों के विचारों में बहुत संघर्ष हुए। 1.2 औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यह समय आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का समय रहा। यह ऐसा
समय था जब नए शहरों का बसेरा हो रहा था, नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा था, रेलवे का भी विकास हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण से महिलाएं, पुरुष एवं बच्चों के कारखानों में काम मिला, परंतु बेरोजगारी की अवस्था समान बनी रही। लोग कम मजदूरी में अधिक समय तक काम करने की विवश थे। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आने के कारण बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई। शहरों की तेज बसावट के कारण साफ सफाई का काम मुश्किल होता जा रहा था तथा लोग की आवास की समस्या बढ़ रही थी। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।